हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर एंड ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। राज्यसभा को हिंदी में भी राज्यसभा ही कहते हैं गाइस। तो राज्यसभा के अंडर में हम इसकी स्ट्रक्चर यानी कि कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, कितने इलेक्ट होके आते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, और फिर उसके जो है एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए किसी को अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद में राज्यसभा के मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, एंड फिर डिसोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, एंड फिर राज्यसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6। इसमें हम राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे और राज्यसभा को हिंदी में भी राज्यसभा ही कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कि हमारे पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया था, राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। तो देखो, राज्यसभा जो है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और ये इसको अपर हाउस कहते हैं, यानी ऊपरी सदन है, उच्च सदन है। और ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, परमानेंट हाउस क्यों है? क्योंकि इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं और कितने नॉमिनेटेड होते हैं, और इलेक्टेड अगर होते हैं तो उनका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप में से कोई राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कशन उसके बारे में कर लेंगे। फिर देखेंगे ये जो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, किन किन कंडीशन में होता है। और फिर हम देखेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी यहाँ पे हम हाउस की बात कर रहे होते हैं, इन राज्यसभा जो है इसकी डिसोल्यूशन कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, और फिर कुछ फैक्ट्स हम जान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या है। तो राज्यसभा के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें टोटल 245 मेंबर्स होते हैं। और फिर तो यहाँ पर ये 250 मेंबर्स क्या है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 250 मेंबर्स तक यहाँ पे लिमिट हो सकती है राज्यसभा के मेंबर्स की। तो अब यहाँ पे हमने कितने रखे हैं? 245। अब इसमें कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो टोटल 233 है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया हुआ है वो है 238 मेंबर्स तक इलेक्ट होके आ सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स है इनका इलेक्शन लोकसभा के जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, यानी पब्लिक डायरेक्टली यहाँ पे इनको जो है वोट नहीं डालेगी, है ना, वोट नहीं डालेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा? तो इनका इलेक्शन जो होगा इनडायरेक्ट वे में होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पब्लिक स्टेट के जो एमएलए को जो चुनती है, एमएलएज वो एमएलएज इन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए एक वर्ड यूज होता है कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये उसकी पद्धति होती है, इसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट होकर के आते हैं। और यहाँ पे स्टेट यानी राज्यों से इलेक्ट होकर आने वालों की संख्या कितनी है? 229। और यूनियन टेरिटरी से 4% जो है इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन जो सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है राज्यसभा में जो कौन से स्टेट से है? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो वहीं से जो है सबसे ज्यादा मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। और यूनियन टेरिटरी जो है उसमें दिल्ली से 3 है और पुडुचेरी से 1 है। और हाल फिलहाल में जो जम्मू एंड कश्मीर है और उसके बाद में लद्दाख जो है ये अलग से 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। अब इनके मेंबर्स कितने होंगे, क्या होंगे, इनकी जानकारी आपको आने वाले दिनों में मिलेगी जब राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। और अब यहाँ पे आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स टोटल कितने होते हैं गाइज? यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल 12 होते हैं। लोकसभा में हमने जब पढ़ा था तब वहां पे हमने 2 के बारे में मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे कितने? 12 है, यानी 12 मेंबर है। अब ये 12 मेंबर कौन सी फील्ड से हो सकते हैं? देखो, इनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इन द फील्ड्स ऑफ साइंस में, यानी विज्ञान, आर्ट्स यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य, सोशल सर्विसेज यानी समाज सेवा। इन फील्ड में अगर किसी पर्सन को स्पेशल नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो ये राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य हैं। तो जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स वगैरह या फिर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है उनको आप देखते हो कि राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो नॉमिनेट होके आते हैं। अभी नॉमिनेट कौन करेगा? यहाँ पर भी गाइस प्रेसिडेंट जो है इनको नॉमिनेट करते हैं।
प्रेसिडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट जो है राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट देखिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी इंडियन सिटीजन हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन पढ़िए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी 30 साल से कम ना हो। 30 साल से उम्र जो है उनकी अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कुछ जो है स्टूडेंट जो है उनको लगेगा कि हाँ, हमें अभी थोड़े समय के लिए और वेट करना पड़ेगा, तब तक एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे गाइस ध्यान रखना है कि ये थर्ड पॉइंट मैंने ऐसे ही दिया है क्योंकि लोकसभा में वोटर होने की एक जो है एक कंडीशन रखी थी, लेकिन राज्यसभा का मेंबर होने के लिए यहाँ पे किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो होगा कि विलिंग टू टेक ऑथ बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन जिस व्यक्ति के सामने शपथ लेने के लिए कहेंगे, उस व्यक्ति के सामने राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा उसको शपथ लेनी होगी। वहां पर वो डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ इस व्यक्ति के साथ में तो मेरा जो है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, ये व्यक्ति से मैं शपथ नहीं लूंगा, ऑथ नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो जैसे जो इलेक्शन कमीशन कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन किसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है? तो यहाँ पे ये मेंबर्स की बात हो रही है, यानी जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो हो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे गाइस ध्यान रखिए कि अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो 6 ईयर्स तक तो उसका मेंबर बना हुआ रहेगा। लेकिन इन बिटवीन उनको अगर रिजाइन करना हो तो रिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये रिजाइन किसको देंगे? चेयरमैन को देंगे, ठीक है। लोकसभा में क्या था? लोकसभा में स्पीकर था, लेकिन यहाँ पर क्या है? चेयरमैन है। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यदि कोई राज्यसभा का मेंबर है, वो उसने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, यानी अभी वो इंडियन सिटीजन नहीं रहा, वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन बन गया, तो यहाँ पे उसकी सीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे खाली हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि अगर कोई पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है, यानी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, बच्चों के बारे में, औरतों के बारे में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बारे में कुछ बोल देगा, है ना, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है राज्यसभा की मेंबरशिप त्यागनी पड़ेगी, या फिर उनकी राज्यसभा की सीट उनसे खाली करवा दी जाएगी। और नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर किसी को राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर देना। तो ये वाला डिफेक्शन का जो लॉ है ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है, जो कि हमारे 52nd अमेंडमेंट के बाद में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि 6 पॉइंट है। अगर किसी व्यक्ति या किसी मंत्री को 2 साल या इससे अधिक के लिए जेल हो गई हो तो वो जो है राज्यसभा के लिए अब डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और या फिर यदि वो सोशल क्राइम्स में लिप्त पाया गया तो भी उसे राज्यसभा की सीट से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सोशल क्राइम्स यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को बढ़ावा देता है। डोवर यानी कि दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है, यानी कभी किसी की शादी में जाएगा या फिर ऐसे पब्लिकली ऐसे बयान देगा कि दहेज तो पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो उनको मिलना चाहिए, तो ऐसे कुछ बयान दे देगा तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और सती प्रैक्टिस यानी कि जो पत्नी अपने पति के मरने के बाद में जो उनकी चिता के ऊपर जल मरती थी, तो वैसी प्रैक्टिस को अगर बढ़ावा देता है तो वैसी कंडीशन में भी राज्यसभा के मेंबर से सीट खाली करवा ली जाती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, यानी यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा का डिसोल्यूशन कब होता है, कैसे होता है? तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी यहाँ पे तो ये नॉट लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आप नॉट ऐड कर लीजिए। ये हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो यहाँ पे 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एंड री इलेक्ट, ठीक है, एवरी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके 1/3 मेंबर जो है 2 साल के बाद में रिटायर हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे, और वापस से दूसरे मेंबर्स का चयन भी हो जाएगा, तो वो सीटें वापस से भर जाएगी, और इस प्रकार से ये जो है एक कंटिन्यूस यानी परमानेंट हाउस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें हम राज्यसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 रीड कीजिए कि राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई। तो ये है 13 मई 1952। सेकेंड पॉइंट पढ़िए कि राज्यसभा का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेयरमैन, जिसका हिंदी में मतलब होगा सभापति। थर्ड पॉइंट, राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या है? तो यहाँ पे गाइस ध्यान रखिए, एस राधाकृष्णन, इनका फुल फॉर्म है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन थे। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
यानी जो चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन ये कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि राज्यसभा के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है अभी। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।